Hey guys, welcome back. So this is part 2 in the housing finance workshop. So अभी इस पार्ट में हम लोग जो बाकी के कंपनीज है, आई थिंक अराउंड 6-7 नेम्स जो बचा था, तो वो हम इस वीडियो में ये वीडियो में पूरा कवर कर लेते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कंपनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द फर्स्ट 5 कंपनीज जो मुझे अच्छा लगता है. ठीक है, उस कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये बहुत ही छोटी सी एक कंपनी है. इनका अगर आप लोन बुक देखोगे तो अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास है और मैनेजमेंट बहुत ही हंग्री है इन स्केलिंग अप ब्रांचेस, इन स्केलिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन. टेक में बहुत इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ये कंपनी. टेक में बोलो, ब्रांचेस में बोलो, पीपल में बोलो. ठीक है, तो 6,000 करोड़ का लोन बुक है और इनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है. सो द AUM ग्रू 40% के आसपास, 40% इन FY24 ओवर 23. और इनका गाइडेंस भी है कि लाइक दे वुड कंटिन्यू टू ग्रो द बुक एट 35%. ठीक है, इन FY25 ओवर FY24. ठीक है, दूसरे साइड में है कि मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि वी वुड कंटिन्यू टू ग्रो. जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियरली बताया राइट कि हमें यहाँ पे ग्रोथ चाहिए बट हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहिए. तो अगर कोई कंपनी ग्रो कर सकता है एट अ फास्ट पेस और उसके साथ अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करता है, दैट मीन्स बात तो हो गया राइट. बहुत ही अच्छी कंपनी है फिर. तो कंपनी ने यही बताया कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और मतलब इनका जो स्प्रेड है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 6.1 के आसपास है राइट. और मैनेजमेंट ने बोला है कि वो 6% के आसपास का नीम्स को मेंटेन करेगा एज दे विल ग्रो द बुक एट 35% इन FY25 ओवर 24. ठीक है, ये कंपनी का 2 डिवीजन है. 60% के आसपास इनका आता है इनका होम लोन से और बाकी 40% इनका आता है अपना जो बुक का पार्ट का बात कर रहा हूं, 40% आता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से. तो 60% ऑफ द बुक होम लोन, 40% ऑफ द बुक इज लैप और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, सो दे हैव 223 ब्रांचेस है और इनका प्लान है कि लाइक दे वुड कंटिन्यू टू ओपन बिटवीन 40-45 ब्रांचेस इन FY25 ओवर 24. तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ब्रांच एक्सपेंशन का रेट ही अराउंड 20-25% के आसपास है. दैट क्लियरली शोज राइट, बिकॉज ये भी एक कंपनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है. ठीक है, ये इनका जो मेजॉरिटी कस्टमर्स है वो आई थिंक 75-80% ऑफ द कस्टमर्स सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में होते हैं, गांव के औरतें टाइप के होते हैं राइट. तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है ना कि जितना सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, जितना टिकट साइज कम होगा, जितना आप गांव के तरफ जा रहे हो उतना आपको वॉल्यूम्स में खेलना पड़ेगा राइट. तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो या कोई गांव का कोई गोल्ड लेंडिंग कंपनी हो, मुझे चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़े, नंबर ऑफ कस्टमर अकाउंट्स बढ़े इन न्यूअर ज्योग्राफीज एंड ऑल्सो पेनिट्रेटिंग इन एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी ओवर लेट्स से फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग द टिकट साइज ऑफ दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, बिकॉज ये अफोर्डेबल सेगमेंट में है. मुझे हजारों ऐसे कस्टमर्स चाहिए क्योंकि अगर ये प्राइम होता, शहरों में होता, अच्छे जॉब्स करने वाले, अच्छे बिजनेस करने वाले लोग होते राइट, तो वहां पे आप उनको अगर हाई टिकट साइज लोन देते हो, लेट्स से प्राइम होम लोन्स देते हो तो फिर चलता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करे, जैसे मैंने बताया राइट, ब्रांचेस आर ग्रोइंग एट अराउंड 20%. फिर इनका लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस इज 35% लेड बाई ब्रांच का ग्रोथ राइट, विच इज अ गुड साइन. तो ये हो गया बात. अब दूसरा साइड एसेट क्वालिटी का बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा है. इनका ग्रॉस NPA का नंबर इज ओनली 1%. आपने देखा होगा इससे पहले वाला वीडियो में भी अच्छे कंपनीज का NPA का नंबर 1% के 1.5% के आसपास ही रह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. और इनका जो DPD बकेट्स है वो भी इंप्रूव किया है. सो द 30+ DPD बकेट्स मतलब एक EMI मिस किया है वैसे कितने अकाउंट्स है अगर आप ऐसे देखोगे. सो दैट 30+ DPD बकेट इज एट 2.4%. लास्ट क्वार्टर मतलब Q3 में इट वॉज एट 3.5%. सो Q4 टू ओवर Q3 में DPD बकेट्स देखो कितने इंप्रूव किया. एज ए रिजल्ट ऑफ विच ग्रॉस NPA का नंबर भी और भी बेटर लगने लग गया. सो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन प्रोटेक्ट करने का बात करता है और DPD बकेट्स इंप्रूव कर रहे हैं, तो सब कुछ तो ठीक ही है. इनका क्रेडिट कॉस्ट भी ओनली 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास में बता रहे कि अगले साल में होगा और मैनेजमेंट को ग्रोथ में तो कोई दिक्कत आ नहीं रहे. ठीक है, मतलब देयर इज नथिंग दैट द मैनेजमेंट फील्स के लाइक आगे जाके वरना 35% का ग्रोथ का गाइडेंस कैसे देता. इनका एक और चीज जो मुझे अच्छा लगा कि लाइक ये लोग जो ग्रो कर रहा है इनका कॉस्ट पे और कंट्रोल भी हो रहा है. सो देयर कॉस्ट टू इनकम जो रेशियो एक होता है दैट इज एट 38%. लास्ट ईयर में इट वाज 40%. मतलब क्या है, यू आर एक्चुअली ग्रोइंग एज वेल एज कंट्रोलिंग मोर कॉस्ट. सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट साइन फॉर दिस कंपनी. सो ये हो गया आपका इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. इसमें जो आप सारे पैरामीटर्स मैंने देखा, ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का. अगर मैं ROE का भी नंबर बता दूं तो ROE का नंबर इज अराउंड 14%. लास्ट ईयर में ROE का नंबर वॉज 13%.
सो दैट मीन्स व्हाट, जितना आपका कॉस्ट पे ज्यादा कंट्रोल होगा, जितना आप निम्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे, जितना आप ग्रो कर पाओगे, ऑफ कोर्स आपका आरओई का नंबर इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन ऑफ एवरीथिंग टुगेदर ना। मतलब जितना आपका एसेट क्वालिटी भी अच्छा होगा, एसेट क्वालिटी जितना अच्छा होगा उतना आपका इंपेयरमेंट या प्रोविजन का नंबर भी कम देना पड़ेगा, एंड दैट्स एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। तो अगर आपका आरओई का नंबर कोई भी फाइनेंशियल का बढ़ रहा है, जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट द आरओई का नंबर गोइंग अप फॉर होम फर्स्ट एंड एप्टस फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट टू कंपनीज आई कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, राइट। तो वहां पे भी क्या है, अगर आप और कुछ नहीं देखते हो और कंपनी का आरओई का नंबर इज गोइंग अप, दैट मींस कंपनी सब कुछ मिला के अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया शेल्टर का भी आरओई का नंबर इज नाउ गोइंग अप। ऑफ कोर्स इनका रिसेंटली तो जो आईपीओ आया, पैसा उठाया, तो जब रिसेंटली कोई कंपनी का आईपीओ आता है ना, तो क्या होता है ना, आरओई टेम्पोररी बेसिस में, सिंस इक्विटी बेस बढ़ जाती है तो आरओई थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे के नंबर आ जाता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स उस पैसे को अगर अपने ढंग से यूटिलाइज किया, अपने लेवरेज रेशियो को बढ़ाया, राइट, वो डेट टू इक्विटी वाला पार्ट अगेन जो पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आपने अच्छे से लेवरेज को बढ़ाया तो इससे क्या होगा, आपका आरओई का नंबर विल कीप शूटिंग अप, राइट, विच इज एक्जैक्टली व्हाट क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू, राइट। बिकॉज हमें यहाँ पे ग्रोथ के साथ हमें यहाँ पे आरओई का नंबर भी अच्छा चाहिए जो कि बढ़ते जा रहा है। वन मोर थिंग इज आई हैव सीन के लोग क्या करते हैं ना कि लाइक लोग ऐसे एक आरओई का नंबर देख लेता है, राइट, मतलब 14% 13% उनको लगता है बुरा है। तो सिर्फ एक स्टैंड अलोन बेसिस पे एक नंबर को नहीं देखना कि नंबर किस तरफ जा रहा है, ठीक है। बिकॉज एक कंपनी अगर इंप्रूव करते जा रहा है, 14 बिकम्स 15, 16, 17 और उसका स्टॉक पैसा बनाता रहता है, ऊपर भागता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से बिजनेस ट्रैकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के एक स्क्रीनर खोल के सिर्फ एक अगर आप नंबर देख लोगे तो आपको मतलब पिक्चर ही नहीं समझ में नहीं आएगा कि आरओई का दिशा किस तरफ है। सो द डायरेक्शन इज वेरी क्रिटिकल एंड फॉर दैट वी नीड टू कीप ट्रैकिंग बिजनेसेस एवरी क्वार्टर, और उसीलिए तो मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ। ओके, सो ये हो गई बात। कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी ने ये भी बताया कि जितना इनका इंडिया शेल्टर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो जितना इनका बेस बढ़ेगा, राइट, जितना इनका बेस बढ़ेगा उतना ज्यादा से ज्यादा बैंक्स इनके साथ जुड़ेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा इनका क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा। अब सोचिए एक बात, जितना आपका क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा, बाय द वे इस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ा है। आई डोंट रिमेंबर द रेटिंग एजेंसी जिन्होंने इनका रेटिंग को अपग्रेड किया कुछ ही महीने पहले, आई थिंक मार्च में इनका अपग्रेडेशन हुआ। अब सोचिए जितना ज्यादा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होता है उतना आपका चांसेस बढ़ता है कि एनएचबी फंडिंग लेने का, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बोर्ड क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किसी को अगर मुझे लो कॉस्ट फंडिंग करना भी है, कोई लो कॉस्ट फंडिंग करना है कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, लेकिन उसका रेटिंग अच्छा होनी चाहिए। गॉट इट। तो इंडिया शेल्टर का भी वही कहना है कि क्योंकि देखिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्लियरली समझाया, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ एनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बैंक से आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एनएचबी से फंडिंग लिया, वहां पे आपको 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट का और भी एडवांटेज मिलता है, मतलब और सस्ते रेट में पैसा उठा सकते हो। तो इनका भी आगे वही टारगेट है, जितना ये अपने बिजनेस को बड़ा बनाएगा उतना इनका क्रेडिट रेटिंग बेटर होगा और ये लोग एनएचबी से और पैसा उठाएगा। इससे क्या होगा, इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कम होगा, और इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर कम होता है तो डायरेक्टली आप देखोगे इनका ये लोग अपने स्प्रेड को प्रोटेक्ट कर पाएगा या फिर क्या पता इसको बढ़ा भी पाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका ये कंपनी का। दूसरा चीज ये है कि ये लोग अपने बैलेंस, आई एम सॉरी अगर आपको बाहर से कोई आवाज आ रहा है तो ठीक है, तो ये तो चलता ही रहता है ये, बिकॉज ये घर एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में है, सो इट्स वेरी क्लोज टू द स्ट्रीट, सो लोगों को दिखता रहता है, मतलब कोई बच्चा आवाज भी करता है तो सुनाई देता है वीडियो में। बट एनी विच वे आई गेस अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बैलेंस ट्रांसफर का जो हमने प्रॉब्लम किया था कि ये जो कस्टमर्स है वो ये जो उनको जो हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है टुवर्ड्स दीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, दे कैन ट्रांसफर और रीफाइनेंस एंड गो टू अ बैंक, जहां पे इनको कम किस्ते में होम लोन मिल जाएगा, है ना। लेकिन कंपनी का कहना है, इंडिया शेल्टर का ये कहना है कि लाइक ये लोग सिंस टायर 4, 5, 6 सिटीज में ज्यादा है, राइट, टायर 3 से टायर 6 सिटीज में ज्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज कस्टमर ज्यादा है, तो यहाँ पे उतने बैंक्स का प्रेजेंस है नहीं, बड़े बड़े एनबीएफसी का उतना प्रेजेंस है नहीं, तो यहाँ पे इनका भी बैलेंस ट्रांसफर का कोई इशू नहीं है, जो आपने देखा होगा। बिकॉज सी ये बैलेंस ट्रांसफर को लेके बहुत बड़ा एक चल ही रहा है बात को, ठीक है। लेकिन जब सारी मैनेजमेंट को बोला, मुझे लगता है कि लाइक ये भी आप एक मेगा ट्रेंड की तरह, एक इनसाइट की तरह देख सकते हो कि बैलेंस ट्रांसफर इज अ रियलिटी, ठीक है। लोग तो ऑफकोर्स जाएंगे ना, अगर आपको स्टेट बैंक होम लोन दे रहे हैं 8% से और लेट से इंडिया शेल्टर आपको दे रहा है 16% से, और आपको दोनों मिल रहा है ऑप्शन, तो आप तो लेट से अगर 10 लाख का घर उठाओगे तो आप स्टेट बैंक में जाओगे ना, आपका इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, 8% से 16% क्यों दोगे। लेकिन टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज में ये बैंक्स एनबीएफसीज का उतना प्रेजेंस नहीं है, तो इसीलिए इनका जो कस्टमर्स है, इनके कस्टमर्स का बैलेंस ट्रांसफर का उतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनका ग्रोथ चलता रहेगा,
ठीक है, ये हो गया बात। अब लास्ट एक पॉइंट में बोल सकता हूँ आपका ये कंपनी के बारे में कि इनका जो एक कंपनी था ग्राफ फाइनेंस करके, जो बहुत अच्छा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था। फिर आई गेस ग्राफ फाइनेंस ने बंधन बैंक को अपने आप को बेच दिया था। तो ग्राफ फाइनेंस ने बहुत अच्छा, मतलब उसका स्टॉक ने बहुत पैसा बनाया था शेयर होल्डर्स के लिए। तो ग्राफ फाइनेंस का जो सीईओ था वो इस कंपनी का चेयरमैन है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि आप सबको पता है कि चोला फाइनेंस कितना बड़ा एक एनबीएफसी है, बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया, राइट। मतलब जैसे मुझे लगता है चोला एंड बजाज फाइनेंस आर द टू बेस्ट NBFCs in this country in terms of scale, reputation, size, management history and everything। तो चोला का भी मतलब यहाँ पे इनका जो सीईओ है अभी इंडिया शेल्टर का, इसका सीईओ भी पहले चोला में काम करता था, ठीक है। तो चोला का पूरा टीम उठा के लेके आ गया यहाँ पे, पूरा नहीं उठाया, मतलब चोला का 4-5 लोग आज मैं आप अगर देखोगे सीनियर मैनेजमेंट टीम में है, पीपीटी में आपको मिलेगा, ठीक है। 1-2 बंदा पूना वाला से आया, सैटिन क्रेडिट केयर से आया, तो वो उनका भी रेपुटेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो मेरा कहने के लिए चलो अगर ग्राफ फाइनेंस अगर आपने खड़ा किया, चोला खड़ा करने में आपको अपने हेल्प किया, राइट, तो ऑफ कोर्स ये भी आप कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, ये कोई रीजन नहीं है कि इंडिया शेल्टर लेने का जस्ट बिकॉज ग्राफ फाइनेंस से लोग हैं या चोला से लोग हैं। हमें बिजनेसेस को ट्रैक करना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें अपने डिप्लॉयमेंट का सोचना है। चलिए अब जल्दी से दूसरे कंपनी के पास चलते हैं, वो है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है बहुत रिसेंटली। इतने दिन आप देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्या किया था, ये आई गेस अतुल जैन ने, और उनका अलग से मैनेजमेंट हाउसिंग फाइनेंस को देखता था। राजीव जैन बजाज फाइनेंस को देखता था कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोज एंड वो सब रूरल फाइनेंसिंग स्पेस में, लेकिन हाउसिंग के लिए उनका अलग मैनेजमेंट पूरा बिठा के रखा था। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इनका नंबर्स भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो 32% का इनका लोन बुक का ग्रोथ है और इनका तो एसेट क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है। मतलब इनका GNPA नंबर इज ओनली 0.2%, विच इज आई थिंक द बेस्ट इन द एंटायर हाउसिंग फाइनेंस। क्योंकि जितने कंपनीज हमने अभी तक कवर किया उनका GNPA नंबर 0.9 और 1.5% के बीच में था, लेकिन इनका तो 0.2% है। NNPA इज मतलब नेट NPA, मतलब प्रोविजंस घटाने के बाद द नेट NPA इज ओनली 0.1%। सो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी है। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन 174-175 लोकेशंस के आसपास और इनका ROE का नंबर इज अराउंड 15%, दैट इज ऑल्सो इंचिंग अप। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनका IPO आता है और उसके लिए अगर जो भी हमें नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा अगले क्वार्टर से लेके, वो तो ऑफकोर्स मैं तो वीडियो बना के आपको दे दूंगा, राइट। तो ये हो गया बजाज हाउसिंग, मतलब अच्छी कंपनी है, कोई कंप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। IPO लिस्ट होगा तो और भी अच्छा है बजाज ग्रुप के लिए। वो ग्रुप का भी पूरा वैल्यूएशन, मतलब ग्रुप का भी पूरा मार्केट कैप और बढ़ेगा और उनको भी और वैल्यू एक्रेटिव होगा टुवर्ड्स द ग्रुप विद दिस IPO। अच्छा, फिर हम अभी बात करते हैं कैनफिन होम्स के बारे में। तो कैनफिन होम्स वो कनाडा बैंक का जो सब्सिडियरी है, तो उनका सब्सिडियरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो कैनफिन होम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा, उनका आई गेस 2-3 बार वो फ्रॉड्स पकड़ा गया उनका कुछ ब्रांचेस में, ठीक है। तो वहां से इनके अब ऑफ कोर्स देखो, कोई भी ब्रांचेस में फ्रॉड पकड़ा जाता है, प्रॉब्लम होता है तो स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरे साइड में ये देखोगे कि इनका जो गिरीश कौशजी था, इनका MD, वो सडनली कैनफिन से निकल के वो चला गया आपका PNB हाउसिंग में, ठीक है। तो ये भी मार्केट को उतना अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप ऐसे म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हो, राइट, कभी इसका CEO आप तो कभी उसका CEO, ठीक है। तो क्या होता है ना, ऐसे कंपनीज को वैसा वैल्यूएशन मिलता नहीं है, ठीक है। मतलब बाजार में कोई अगर ऐसे स्टॉक्स को खरीदेगा भी तो बहुत स्केप्टिसिज्म लेके खरीदेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कैनफिन में क्या हुआ था FY24 में, सिंस ये फ्रॉड वगैरह इतना हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप लेवल पे फ्रॉड हुआ, मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ ब्रांचेस में फ्रॉड हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैनेजमेंट ने पूरा एकदम ताकि ये फ्यूचर में ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, टेक पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। फिर जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, डिसबर्समेंट को सेंट्रलाइजेशन कर दिया और उसके साथ साथ एक क्रेडिट रिव्यू मॉनिटरिंग टीम बनाया, जो कि से फॉर एग्जांपल कोई भी अगर लोन ऑफिसर लोन को सैंक्शन भी करता है, फिर वो लोन जाता है आपका क्रेडिट रिव्यू मॉनिटरिंग टीम के पास, जो कि डबल चेक करके फिर मतलब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फिर आप इसको होम लोन आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए टाइम लगता है, खर्चा लगता है, तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ने लगता है। और जब आप इस पे फोकस करते हो तो आपका क्या होता है ना, आपका जो ग्रोथ की बात है, वो ग्रोथ का बात आप थोड़ा कम करने लगते हो। तो कैनफिन का भी यही था। इन FY24 इनका जो टोटल डिसबर्सल था, द डिसबर्सल्स वे लोअर देन व्हाट इट वाज इन FY23। तो अगर डिसबर्सल्स कम है, मतलब Q2 Q3 क्वार्टर में तो डिसबर्सल कम ही था। Q4 में आई सॉ अ बिट ऑफ अ डिसबर्सल का ग्रोथ, ये जो लास्ट वाला जो क्वार्टर खत्म हुआ थोड़ा सा था, लेकिन अभी भी कैनफिन में डिसबर्सल का उतना ग्रोथ का बात नहीं होता है। मैनेजमेंट पहले 20% का ग्रोथ का बात करता था, लेकिन अभी कॉन कॉल में भी क्या बोला कि दे विल ग्रो एट 15%, ठीक है। मतलब देखिए, जो अपने पेस ऑफ ग्रोथ को घटाता है वो स्टॉक के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स यू नो द रीजन व्हाई, राइट।
राइट, बिकॉज ताकि ये प्रॉब्लम्स, बिकॉज लॉजिक सही है उनका कि आगे जाके ये जो चोरी का काम, ये सब चीजें ना हो, राइट, यहाँ पे कोई भी बंदा वो चोरी वोरी फ्रॉड ना कर पाए, इसीलिए तो वो लोग अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, पेस ऑफ ग्रोथ घट गया और उनका गाइडेंस भी है टू ग्रो द बुक एट 15%, जबकि 1-2 साल पहले इनका गाइडेंस हुआ करता था 20% के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया। और कैनफिन ने एक ऐसा बात बोला जो आई गेस दूसरा कोई अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस क्या कोई भी कंपनी ने ये बात नहीं किया। कैनफिन एक इकलौता कंपनी है जिनको ये लगता है कि 20 लाख के नीचे का जो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है, 20 लाख मतलब जो टिकट साइज, एवरेज टिकट साइज होता है, उसमें से थोड़ा स्लो डाउन है, और 20 और 75 लाख मतलब जो ये प्राइम हाउसिंग है, प्राइम हाउसिंग में डिमांड ज्यादा है देन अफोर्डेबल में, ठीक है। जबकि मैं आपको ये भी डेटा बता चुका था कि इफ यू लुक एट द सेक्टर, ठीक है, टोटल हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग एट 14%, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग इज ग्रोइंग एट 18-19%। सो कैनफिन का ये जो कहना है कि 20 लाख के नीचे में उतना ग्रोथ नहीं है, और आपने अभी तक जितना कंपनीज का देखा, राइट, पिछले वीडियो में मैंने 5 कंपनी कवर किया अफोर्डेबल में, इसमें भी आई स्टार्टेड विद इंडिया शेल्टर, राइट, फिर बजाज होल्डिंग का भी एक अफोर्डेबल का सेगमेंट है। तो मतलब ये सारे लोग गलत और कैनफिन सही कैसे बोल सकता है ना। बट देन अगेन ये उनका मैनेजमेंट का कहना है, अब आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि लाइक कौन सही बोल रहा है, कौन मतलब गलत बोल रहा है, या मतलब मिसअंडरस्टूड होके बातें करता है। बिकॉज 20 लाख के नीचे वाला सेगमेंट ग्रो उतना रेट से नहीं कर रहा है, और 20 to 75 लाख वाला स्पेस ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा मुझे डाइसी लगा इनका स्टेटमेंट, बट देन अगेन मेरे को जजमेंट करने का कुछ है नहीं, उन्होंने बोला तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये इनसाइट दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया कैनफिन का। अब हम बात करते हैं 2 इंटरेस्टिंग कंपनीज का, ठीक है। मतलब एक कंपनी का बोल सकते हो टर्न अराउंड है, और दूसरे कंपनी का बहुत बुरा हालत था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो पहला कंपनी का नाम है रेपको होम फाइनेंस, ठीक है। ये रेपको होम फाइनेंस का बात ये है कि इनका फाइनली ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। पहले तो 2-3 साल में इनका कोई ग्रोथ ही नहीं था, लेकिन अभी इनका लोन बुक का ग्रोथ दिख रहा है इन अ वे कि अभी इनका AUM का ग्रोथ आई थिंक 9% का है। और मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि आगे जाके इनका एक 13,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है, और मैनेजमेंट ने बोला अगले 3 साल में ये इसको 20,000 तक लेके जाएगा। तो फाइनली इनका मैनेजमेंट, मैं यहाँ पे रेपको होम फाइनेंस का बात कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस दिया है टू 15% के आसपास से लोन बुक को ग्रो करने का, ठीक है। 15% मतलब यहाँ पे आप लोन बुक को डबल करोगे एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। जबकि पिछले 2-3 साल में उतना कोई ग्रोथ नहीं था, विच इज अ ग्रेट साइन एक्चुअली, बिकॉज ये स्टॉक का अभी भी प्राइस टू बुक 1 पे पड़ा है, ठीक है। दूसरे साइड में ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि अगले साल FY25 में वो कुछ 475 to 500 करोड़ के आसपास वो प्रॉफिट करेगा, ठीक है। और अगर आप आज उस स्टॉक को देखते हो, मतलब उसका मार्केट कैप को कंपनी को देखते हो, दैट्स लाइक 3,500 करोड़। सो 3,500 मार्केट कैप कंपनी में अगर मुझे FY25 में 500 करोड़ भी मिलता है, दैट इज ओनली एट अ PE रेशियो ऑफ 7 के आसपास, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये वो वैल्यू वाला बेट है, ठीक है, जहां पे एक अपसाइड आपको मिल सकती है, जबकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा कहना है कि क्योंकि देखिए जो पहले भी जितने हम कंपनीज किए ना, उन सब का ग्रोथ है 30-40% से, एसेट क्वालिटी अच्छा है, इसीलिए तो क्या है, और सिंस उसका इतना स्कोप है, सबका आप देखोगे कि लाइक उसका प्राइस टू बुक 3.5-4 के आसपास है, ठीक है, लेकिन इसका प्राइस टू बुक कम है, तो ये एक वैल्यू बेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई बात, और तो कुछ नहीं है। तो इनका कुछ 212 टच पॉइंट है। मैं रेपको होम फाइनेंस का बात कर रहा हूं, और इन्होंने बोला कि FY25 के एंड में इनका 250 के आसपास का टच पॉइंट हो जाएगा। सो टच पॉइंट विल ऑल्सो ग्रो बिटवीन 15 and 20%। मतलब क्या, अभी ये ग्रोथ में आ गया है, पहले ये ग्रोथ में बात नहीं करता था। और दूसरी चीज ये है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा मतलब एक पॉजिटिव हिट आने वाला है। कैसे? बिकॉज अभी इनका ग्रॉस NPA नंबर इज 4%, ठीक है, और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगले साल के एंड में ये 3% होगा, और 2027 में द GNPA नंबर विल इंप्रूव टू ओनली 2%। तो एक तरफ अगर आपका लोन बुक 15% से ग्रो किया, और आपका एसेट क्वालिटी मतलब GNPA 4% से 2% में जाता है, देन योर पैट कैन एक्चुअली ग्रो एट अ मच फास्टर पेस, राइट। मतलब ये 500 करोड़ से अगले 3-4 साल में ये लोग 1000 करोड़ के आसपास भी कर सकता है प्रॉफिट, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट हियर, राइट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैसा उस तरफ जाता है तो यहाँ पे स्टॉक का रीरेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब हम एक बहुत ही एक नॉटी प्लेयर के बारे में बात करते हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, जो पिछले 5 साल से इनके ऊपर कोर्ट केसेस चला, लिटिगेशन चल रहा था, मैनेजमेंट बिजनेस कम, मतलब मुझे तो लगता था कि मैनेजमेंट बिजनेस पे फोकस कम करता था और ज्यादा कोर्ट में जाता था, ठीक है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन फाइनली धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूं ना, कुछ चीजें यहाँ पे इंप्रूवमेंट में हो रहा है। जैसे कि
अभी रिसेंटली इनका जो कॉन कॉल में उन्होंने बताया कि इनका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इनके खिलाफ जो PIL दर्ज किया था कुछ लोग मिलके, राइट, जो इस कंपनी के खिलाफ जा रहे थे। अब देखिए, कोई बवाल के बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज वो पास्ट है, हमें फ्यूचर का देखना है। तो जो PIL दर्ज हुआ था, हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। मतलब इनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाया था, वो एलिगेशन हाई कोर्ट को कुछ मिला नहीं, मतलब कुछ सबूत नहीं मिला। हाई कोर्ट ने बोला तुम भागो यहाँ से, ठीक है, कंपनी के खिलाफ ये सब कोई मैटर नहीं करता। तो दैट्स अ गुड साइन, राइट, दैट्स अ गुड साइन कि अगर आपके खिलाफ लेट्स से कोई अगर एलिगेशन लगाता है और वो कोर्ट में जाके प्रूव नहीं कर पाते हो, तो वो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई तुम भागो यहाँ से, एंड यू प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। तो ये हुआ कंपनी का, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, राइट। दूसरा चीज ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी बताया कि FY 23 एंड 24 वे द ईयर्स ऑफ स्टेबिलाइजेशन, और ये लोग FY 25 से ग्रोथ की तरफ जाएगा। कोई ग्रोथ का कोई नंबर वगैरह नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फाइनली मुझे कॉन कॉल में ये लगा कि बिजनेस पे ये लोग अभी ग्रोथ के बारे में बात करने लग गया है, ठीक है, विच इज ऑल्सो अनदर गुड साइन। एक और पॉइंट है जो मैनेजमेंट ने बताया कि अभी उनका मंथली जो डिसबर्सल हो रहा है बिजनेस पे, ये भी तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का बात हो रहा है। तो मंथली डिसबर्सल इज नाउ 1000 करोड़। 3-4 महीने बाद मंथली डिसबर्सल हो जाएगा 1500 करोड़, और FY 25 जब तक एंड होगा ना, तब उस टाइम पे मंथली डिसबर्सल रहेगा 1800 करोड़। सो इफेक्टिवली आप देख रहे हो कि डिसबर्सल, मंथली डिसबर्सल भी बढ़ते जा रहा है, नंबर 1000 से 1500 से 1800, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन, राइट। बिकॉज देखिए, अगर आपके बिजनेस पे इतने सारे प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रोथ के बारे में तो एकदम सोचोगे ही नहीं, स्पेशली इफ यू आर अ फाइनेंशियल। लेकिन दूसरे साइड में अगर आप ग्रोथ के वापस जर्नी में आ रहे हो, मतलब क्या, आपका घर धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा क्लीन हो रहा है, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स चला गए, इनका अभी भी और भी कोर्ट केसेस वगैरह चल रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप आपका मंथली डिसबर्सल का पेस बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लेंड कर रहे हो, इसका मतलब आपका घर धीरे धीरे करके बेटर हो रहा है, ठीक है। इन्होंने नया नाम भी कर लिया अपना, सम्मान कैपिटल, ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, बिकॉज उनको लगता है कि इंडिया बुल सुन के लोगों को लगता है घबला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सही किया, अपना नाम को बदला और बोला कि हमारा नाम होगा सम्मान कैपिटल। सम्मान इज रेस्पेक्ट इन हिंदी, ठीक है। और दूसरे साइड में इन्होंने क्या किया, अपने पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत फोकस किया। तो इनका अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, इनमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह भी लेके आया, ठीक है। तो नाम बदला, डायरेक्टर्स बदल रहा है, डिसबर्सल का जो ग्रोथ है वो उसके बारे में बात कर रहा है, और ये PIL हटा दिया। तो ये सारी चीजें ना ग्रीन शूट्स, मैं बता रहा हूं सिर्फ शूट्स, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है। और दूसरे साइड में ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ये भी बताया कि उनका अभी जो GNPA का नंबर है, एसेट क्वालिटी है, वो बेस्ट है इन द लास्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स। पिछले 15 क्वार्टर में इनका GNPA का नंबर अभी बेस्ट है। तो इसका क्या मतलब, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो, अब पॉइंट है कि इसके ऊपर मुझे इंडिया बुल्स हाउसिंग में ज्यादा बवाल करना भी नहीं है, मतलब क्या और बवाल के बारे में बात करे, क्या और चीज में करे, आपका भी मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब ऑफ कोर्स हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक है प्राइस टू बुक ऑफ 0.5 0.6 में, ये सबसे सस्ता है। जनरली सबसे सस्ता इसलिए था बिकॉज सबसे कचरा कंपनी यही था कंपेयर टू द अदर कंपनीज। लेकिन यहां पे भी वही वाला पॉइंट है जो मैंने रेपको में बताया, ठीक है। रेपको में क्या है ना, प्राइस टू बुक 1 है, और वहां पे वो अर्निंग्स मोमेंटम आएगा, जैसे मैंने बताया GNPA का नंबर इंप्रूव होगा रेपको का, और अपना लोन बुक का ग्रोथ रेट आएगा, तो वहां पे लेट्स से 1 से 1.5 का प्राइस टू बुक हो सकता है, और यहां का लेट्स से 0.5 से 1 का हो सकता है। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा, आगे जाके कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा, रेपको को परफॉर्म करना पड़ेगा, इंडिया बुल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके अगर आपका अर्निंग्स मोमेंटम नहीं आता है ना, तो आपका स्टॉक का प्राइस टू बुक का रीरेटिंग नहीं होगा। इसीलिए तो आप देख रहे हो वो सब इंडिया, होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस, इंडिया शेल्टर, ये सारे जो कंपनीज है, राइट, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इनका प्राइस टू बुक हाई क्यों है, बिकॉज इनका प्राइस टू बुक हाई है अपने अर्निंग्स ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, AUM ग्रोथ और एक्सपेंशन के बलबूते में, ठीक है, परफॉर्मेंस के बलबूते में। ये लोग उतने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर सकता है बिकॉज इनका ग्रीन शूट्स दिख रहा है, राइट। आगे का तो कॉन कॉल्स इनका बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया इंडिया बुल्स और आपका रेपको, ये दोनों टर्न अराउंड काइंड ऑफ कंपनीज है। अब लास्ट के 2 कंपनीज है, मुझे उतना दोनों टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही मीडियोकर लगता है, LIC हाउसिंग फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी क्या है ना, उनका एक प्रोजेक्ट लोन का बुक था, ठीक है। प्रोजेक्ट लोन मतलब ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज को पैसे देते थे, उस
उसमें बहुत पैसे कमाया इन्होंने, ठीक है। तो अभी ये क्या किया, ये लोग प्रोजेक्ट बुक को धीरे धीरे करके हटा रहे हैं और अपने सिर्फ इंडिविजुअल जो रिटेल होम लोन बुक है सिर्फ उसी पे फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और सिंस इनका प्रोजेक्ट लोन्स पे अभी भी इतने सारे मोराटोरियम में कस्टमर्स पड़े हैं, पुराने बुक्स चल रहे हैं, तो इनका लेगेसी बुक में बहुत सारे ग्रॉस एनपीएस है, मतलब जीएनपीए नंबर इज वेरी हाई देयर, ठीक है। वहां पे कलेक्शंस में इश्यूज चल रहा है। तो इसीलिए अब देखोगे जब कोई कंपनी का जो एग्जिस्टिंग अगर कोई प्रॉब्लम चलता है तो वो ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर सकता है। तो जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक ओनली ग्रू बाय 4% इन FY24 ओवर 23, ठीक है। अब दूसरे साइड में क्या है, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया कि हम लोग पिछले 2-3 क्वार्टर से रिकवरीज में काम किया। रिकवरी का मतलब है कि जिन्होंने पैसा वापस नहीं करे उसके घर में जाके पैसा लेके आया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैं रिकवरी किया। और अगर वो रिकवर नहीं किया तो उसका घर को बेच के मैंने पैसा रिकवर किया, गॉट इट। लेट्स से कस्टमर ही भाग गया। सो बेसिकली ये यहाँ पे रिकवरी का बात चल रहा था। दूसरे साइड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी बोला कि उन्होंने कुछ टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला। तो ये सब रीजन की वजह से क्या हुआ, सिंस आपका फोकस रिकवरी में ज्यादा है, ग्रोथ आया नहीं है, राइट। और आगे हमें यही देखना पड़ेगा कि ग्रोथ आता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अगर आप सिर्फ रिकवर करोगे एंड सब कुछ करोगे लेकिन अगर बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है ना तो स्टॉक का वो रीरेटिंग भी नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक का PE रेशियो भी सस्ता दिखता है, राइट। तो हर सस्ते स्टॉक में ये नहीं घुसना, राइट। सस्ते स्टॉक में आप तब घुस सकते हो जब आप देख रहे हो कि कोई ग्रीन शूट्स है। मैं आपको ये भी नहीं बोला कि रेपको और इंडिया बुल्स ले लो, देखो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर ग्रीन शूट्स आप देखते जा रहे हो तो वहां पे आप थोड़ा पोजीशन बिल्ड करके देख सकते हो कि कंपनी किस तरफ आगे जा रहा है, छोटा एलोकेशन करके देख सकते हो, राइट। लेकिन ऐसे मत करना कि सिर्फ सस्ता है देख के ले लिया जबकि कंपनी है ही कचरा, कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या होगा सॉरी। तो वो जो सस्ता स्टॉक है वो एक्सपेंसिव होने के लिए उसको जो अर्निंग्स का मोमेंटम का ट्रिगर चाहिए वो ही नहीं है, तो सस्ता स्टॉक सस्ता ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस ये भी अपने बिजनेस को पूरा एकदम चेंज कर रहा है, ठीक है। इनका जो हाउसिंग फाइनेंस का डिवीजन था, ठीक है, वो एकदम प्राइम कस्टमर्स को लेंड करते थे, लेकिन अभी इनको इमर्जिंग और अफोर्डेबल सेगमेंट में घुसना है, ठीक है। इमर्जिंग मतलब टायर 2, 3, 4 सिटीज के लोगों को थोड़ा हायर टिकट साइज, और अफोर्डेबल मतलब एकदम टायर 4, 5, 6 सिटीज और विलेजेस में, ठीक है, जिनको थोड़ा लोअर और भी लोअर टिकट साइज और यहाँ पे वॉल्यूम्स में खेलना है। तो यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्रांचेस का एक्सपेंशन कर रहा है, पिछले 2 साल से एक्चुअली कर रहा है PNB हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे उनको समझ में आ गया कि अगर हमें ग्रो करनी है, निम्स को एक्सपैंड करनी है, तो हमें अफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा रहनी है, राइट। तो सोचिए यही तो पॉइंट है, क्योंकि कैनफिन वाला क्या बोला, कैनफिन वाला ने ये बोला कि लाइक हमें तो ये प्राइम सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ दिखता है। और यहां पे देखो PNB हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, PNB हाउसिंग फाइनेंस क्या कर रहे हैं, प्राइम सेगमेंट से अफोर्डेबल में आ रहे हैं, बिकॉज इसमें ग्रोथ भी ज्यादा दिखता है और आपका यहाँ पे स्प्रेड भी ज्यादा है ना। यहाँ पे आपका निम्स का भी एक्सपेंशन होगा, बिकॉज आप अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में हो आपको 12, 13, 14, 15% से आप किसी को होम लोन दे सकते हो, लेकिन प्राइम सेगमेंट में आप अगर अमीर कस्टमर को होम लोन देगा तो वही मार्केट रेट 8-9% में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखोगे ना कि जब आप सब कुछ एक साथ मिलकर पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कुछ चीजों में यहाँ पे सोच में गड़बड़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये भी हमें एज एन एनालिस्ट देखना पड़ेगा व्हेन वी आर ट्रैकिंग अ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे उनका वही वाला पॉइंट है कि अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके इनका फोकस होगा टुवर्ड्स दी इमर्जिंग इन द अफोर्डेबल स्पेस। वो आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस का बात हो रहा है। दूसरे साइड में इनका भी एक कॉर्पोरेट का डिवीजन था जिनमें बहुत पैसे इन्होंने पास्ट में गवाया और अभी ये लोग कॉर्पोरेट बुक को ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जाके ये शायद ये बुक को रिस्टार्ट करेगा, बट दैट कॉर्पोरेट बुक विल नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल बुक। तो इनका भी अभी नया फोकस है पूरा इंडिविजुअल होम लोन्स इन दी अफोर्डेबल सेगमेंट। जैसे आपने देखा होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस भी यही बात किया, ठीक है। ये हो गया बात। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के एक अच्छी बात तो ये है कि बिकॉज सिंस इन्होंने अपने पूरे बैड लोन्स को घटा के फिर उसमें कभी कभार आई थिंक इन्होंने ARC को भी कोई सामान बेचा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन इनका अभी ग्रॉस NPA का नंबर इज 1.5%। 2 साल पहले PNB हाउसिंग फाइनेंस का ग्रॉस NPA नंबर वॉज 8%। सो 8 से 1.5 में आया और इनका मेजोरिटी बुरा लोन्स वो कॉर्पोरेट लोन में था, ठीक है। इसीलिए तो कॉर्पोरेट लोन में सब बैड लोन्स को पैकेज करके किसी को आइदर बेच रहा है या उसको ऐसे ही मतलब टेक्निकल राइट ऑफ किए जा रहे हैं और अपने रिमेनिंग जो बुक है उसके एसेट क्वालिटी तो बेटर ही दिखेगा। तो उस तरीके से हुआ, ठीक है। ये हो गया बात। इनका एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका ROE का नंबर भी 11% हो गया। पिछले साल इट वाज अराउंड 9%। लेकिन इनका भी लोन बुक में कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज ये भी वही वाला कंपनी जो रिकवरी में ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। रिकवरी में ज्यादा फोकस कर रहा है, अपग्रेड्स में ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन से ग्रोइंग द बुक। नाउ यू अंडरस्टैंड, कोई भी फाइनेंशियल लेंडिंग स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस या बैंक या कुछ भी हो, वो
उसका ग्रोथ तभी आएगा जब उसका एसेट क्वालिटी अच्छा हो। गॉट इट? तो आप यही तो देख रहे हो कि जिसका ग्रोथ, यू कैनॉट कीप ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस व्हेन योर एसेट क्वालिटी इज फक्ड अप, राइट? आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट कुछ ऐसा ही है, राइट? तो अगर आप देख रहे हो कि ग्रोथ तगड़ा है और आरओई का नंबर बढ़ते जा रहे हैं, सो और अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, मतलब ये सब मतलब इंट्रिकेट डिटेल्स ये सब के समझ में, तब भी आपको पता है कि वो धंधा अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, तो यही हो गया बात। अब तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ये भी चलो 30 मिनट्स का वीडियो हो गया टोटल, दोनों मिला के 66 मिनट्स का। आई कवर 12 कंपनीज। तो आपका जो भी सवाल होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखो। ट्विटर में लिखोगे तो बेटर होगा रादर देन यूट्यूब। ट्विटर में लिखो, ट्विटर में अगर लिखोगे, अगर मेरा आप यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, आप मेरा ट्विटर में कर दो। बिकॉज क्या होता है ना, मुझे फिर एक प्लेटफॉर्म में मैं सबको जवाब दे पाता हूँ। नहीं तो क्या है, कुछ जवाब मैं यूट्यूब में देता हूँ, ट्विटर में देता हूँ, लिंक्डइन में देता हूँ। देखो मैं तो वीडियोस तीनों जगह डालूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप हो सकते हैं ट्विटर का अकाउंट नहीं तो प्लीज एक खोल लो, खोल के मुझे फॉलो कर लो और फिर मुझे वो कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल करो, ताकि क्या होगा ना, एक वीडियो के नीचे आई कैन गेट ऑल द क्वेश्चंस जिसका मैं सबका जवाब दे सकता हूं। तो ये हो गया हाउसिंग फाइनेंस का पूरा। ठीक है, ये Q4 के बाद जो भी हुआ मैंने सब कुछ आपके सामने रखा, राइट? अगला मैं क्या करूंगा, अभी एनबीएफसी स्पेस में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, एनबीएफसी स्पेस मतलब वही, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब कंपनीज लाइक अरमान फाइनेंशियल्स, 5 स्टार, ठीक है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। अब वहां पे हम लोग माइक्रो फाइनेंस का बात करेंगे, एसबीएफसी, मनी बॉक्स, वैसे एसएमई एमएसएमई कंपनीज का बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगला जो वीडियो का सेट होगा वो आई गेस मैं कल से चालू करूं या आज से ही मैं कर सकता हूं। उसमें क्या होगा, मैं एनबीएफसी कंपनीज को लेके काम करूंगा। उसमें आई प्रॉब्ली ट्रैक अराउंड 15-20 के आसपास के एनबीएफसी, और उसका भी मैं 2 से 3 वीडियो में आई कवर दी एंटायर थिंग, बिजनेस मॉडल से लेके, रिजल्ट से लेके, सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, मैनेजमेंट का कॉन कॉल, गाइडेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड आई इंटेंड टू डू दिस फॉर यू गाइज फॉर वेरियस सेक्टर्स एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको मेरा पोस्ट भी देखने को मिलता है, वीडियोस भी देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, देखिए मेरा अल्टीमेटली एम क्या है यहाँ पे, आप समझो कि मुझे आपको एक कंपनीज के साथ कनेक्ट करना है, जुड़ना है। गॉट इट? मेजॉरिटी लोग क्या होता है ना, ये चार्ट वगैरह देखते रहते हैं, उनको सेंस ही नहीं बनता है, होता क्या है, पैसे गवा के रखता है और फिर मुझे डीएम करता है कि सर इसका स्टॉक के साथ क्या करूं, वो क्या करूं, जब उनको पता ही नहीं कि उसका धंधा क्या कर रहे हैं अंडरलाइन। करेक्ट? मेरा काम है कि कोई भी स्टॉक अगर आप पकड़े हो, राइट, और मैं अगर उस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूं तो उसके अंडरलाइन बिजनेस के बारे में आपको बताते जाऊं, आपको हेल्प करूं, टू हेल्प यू टू बिल्ड कन्विक्शन। और उसके बाद आप उसमें पैसे डालोगे कि नहीं डालोगे वो आपका डिसीजन है। ठीक है, सो डायरेक्ट रिकमेंडेशन से आपको समझ में आता है कि फर्क नहीं पड़ता। जो कंपनी आज मेरे पोर्टफोलियो में, कल अगर लेट्स से उसका रिजल्ट खराब होता है, उसका कॉन कॉल सुनकर मुझे बुरा लगता है, मैं तो निकल जाऊंगा ना स्टॉक से। लेकिन आप क्या करोगे, आपके साथ तो मेरे डायरेक्ट तो टच में नहीं है, राइट? फिर आप क्या होगा, वो स्टॉक लेट से आधा भी हो जाएगा, फिर आप उसको पकड़ के रखोगे। ऐसे मैंने देखा है बहुत लोगों ने मिस्टेक किया, इसीलिए किसी दूसरे का रिकमेंडेशन से कभी नहीं करना। मैंने जो भी ये सब जो आपको जो नॉलेज दिया पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, पीपीटी कॉन कॉल्स पढ़ के, ठीक है, Q4 का पीपीटी पढ़ा, Q4 में सबका कॉन कॉल्स लाइव सुना, या फिर उसका मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लिया, या फिर, और बिजनेस मॉडल के लिए आप देखोगे एनुअल रिपोर्ट्स में देयर इज एन MD&A सेगमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, सिर्फ वो वाला सेगमेंट पढ़ लो। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट, अगर आप एनुअल रिपोर्ट का डेटा नहीं देखना है, क्योंकि वो डेटा देखोगे तो FY 24-23 का डेटा देगा, एक साल पहले का डेटा लेके आप क्या करोगे। लेकिन MD&A सेगमेंट ऑफ एनी एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा आइडिया मिलेगा। तो अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसका लेटेस्ट पढ़ो और MD&A सेगमेंट को आप मिक्स कर दोगे ना, आपका अच्छा बिजनेस मॉडल का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और यही बेसिस पे मैं सारे कंपनीज को ट्रैक करता हूं और सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखता हूं। सो ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये हाउसिंग फाइनेंस वाला अच्छा लगा। अगला NBFCs करेंगे, फिर बैंक्स करेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी मूव ऑन टू द नॉन लेंडिंग साइड ऑफ फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट्स वगैरह कर लेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स वी मूव ऑन टू द नॉन फाइनेंशियल स्पेस। फुटवेयर कर सकते हैं, पेंट्स कर सकते हैं, ज्वेलरी कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, राइट? और मैं एक साथ एक स्पेस करूंगा, सारे कंपनीज को उसके अंडर करूंगा, ताकि आपका पीयर टू पीयर एनालिसिस भी हो जाए और यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स लाइक इन योर हेड, और फिर आपको समझ में आएगा कि लाइक कहां पे आप पैसे डाल सकते हो या कहां से आपको दूर रहनी है। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, एंड आपका जो भी सवाल होगा आप मुझे ट्विटर में कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। थैंक यू सो मच।